क्योंकि मैकियावेली ने वो सब बातें नहीं की जो चाणक्य ने की। उस तरह का व्यवहारिक अनुभव भी उनके पास नहीं था। दे वर वेरी वेरी इनिशियल रिमार्क्स। अगर हम चाणक्य और मैकियावेली को कहीं भी तुलना करेंगे तो बहुत इनिशियल रिमार्क्स थे। इसलिए इस दर्शन को और भारतीय संस्कृति को संपूर्ण जब आप समझेंगे तब इन विचारों को समझेंगे। मैं नहीं जानती आपने ये प्रश्न पूछे थे कि नहीं। हम जब पढ़ते थे तो हमने ये प्रश्न पूछे थे और मेरे विद्यार्थियों ने तो मुझसे प्रश्न बहुत ही पूछे थे कि मैम डोंट वी हैव एनी फिलॉसफी, मैम डोंट वी हैव एनी पॉलिटिकल फिलोसोफर, व्हाई वी आर लैकिंग देयर। सो वी वर टॉट that we never believed in time, therefore we never wrote history, therefore we don't have a philosophy। पर वो कितना बड़ा झूठ था ये अब आप समझ पाएंगे। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इस पुरातन और नूतन के बीच का जो एक बड़ा हाइफन था वो आप पाट पाएंगे। आप पुरातन भी समझेंगे, नूतन आपके पास है ही। और हमारी परंपरा को बताया होगा क्या कहते हैं, नित्य नूतन और चिर पुरातन, दोनों की दोनों, तभी वो सनातन भी बनती है। और सनातन क्यों बनती है? क्योंकि उसमें विचारों की प्रधानता नहीं है। परसों अनेजा जी ने कहा था, कैनेडी का वाक्य आपके सामने कोट किया था ना, द आइडिया नो। हम अपने दर्शन में विचार तो मुंडे मते भिन्ना, इतने विचार हैं जितने मानव है और उससे अधिक विचार हैं, क्योंकि विचार तो हमारे आते रहते हैं जाते रहते हैं। सनातन क्या है? सनातन मूल्य है और इसीलिए परंपरा सनातन है। तो जीवन में जो मूल्य है उनको आप लेकर चलेंगे और जब विचार करेंगे तो आप सच में कुछ नए विचार सोच पाएंगे। मैं ये आशा करती हूँ कि इन 2 दिनों के बाद जब अब आप राजनीतिक ग्रंथों को पढ़ेंगे या राजनीतिक विज्ञान के, हम विज्ञान भी नहीं कहते उसको, ज्ञान विज्ञान दोनों साथ चलते हैं भारतीय परंपरा में, क्योंकि विज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं है और ज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं है। ज्ञान और विज्ञान की परंपरा है, इसलिए इन दोनों को साथ लेकर आप चलें। उन ग्रंथों को भी देखें, जीवन के अनुभव को भी देखें। जैसे ही आप उनको जोड़ने लगेंगे आप अवश्य ही कुछ नया सोच पाएंगे। ये कहा जाता है भारत में कोई दर्शन ही नहीं है, कोई थियरी हमारी है ही नहीं। कौन सा सिद्धांत है भारत का? राजनीति क्षेत्र में, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भारत का सिद्धांत कहाँ है? अरे अब तो आपको बोलना चाहिए, 2 दिन से पढ़ रहे हो तुम। और भी है। हाँ जी, नहीं सारे ही नहीं, शब्द इसका उत्तर सारे नहीं है। वेदों में सभा और समिति, जो आज पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं की बात की गई, नाउ का रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज नहीं है, वो उनसे अधिक हैं। ओके, अब यही ना, यहाँ से वहाँ मत जाओ, वहाँ से यहाँ आओ। हम कहते हैं पार्लियामेंट के 2 सदन कहाँ बनाए गए? संसद के 2 सदन ब्रिटेन से लिए ना आपने, यही कहा गया है ना, ब्रिटेन से लिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। तो अगर हमने ब्रिटेन से लिए थे तो सभा समिति कब के थे? और सभा समिति ही नहीं, विदत भी, वहां तो एक और भी संस्था थी। उसी प्रकार से आधुनिक समय में भी आप सिद्धांत खोजेंगे, जब इनको मिलाएंगे तो अवश्य खोज पाएंगे। मुझे कभी कभी लगता है, वैसे अमेरिका की मैं प्रशंसा नहीं करती, लेकिन एक बात की प्रशंसा अवश्य करती हूँ। आप तुलनात्मक संविधान पढ़ते हैं। हम स्वतंत्र हुए, हमने कहा अरे इतने वर्षों से हम इस तरह काम कर रहे थे, हमें लोकतंत्र समझ आता है और संसदीय लोकतंत्र समझ आता है, इसलिए संसदीय लोकतंत्र ही चलाते हैं अपने यहाँ पर। यही सोचा ना, ये भूल गए कि गणतंत्र थे हमारे यहाँ। गणतंत्र के नाम पर हमने एक राष्ट्रपति रख लिया। इस बात में मैं अमेरिकी संविधान सभा की प्रशंसा करती हूँ। उन्होंने स्वयं को ब्रिटिश शासन से अलग किया था ना, आज़ादी की या स्वतंत्रता की घोषणा की थी, अमेरिकन इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन जो है। तो उन्होंने एक पूरा ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई जो ब्रिटेन के पैरेलल है, बिल्कुल समानांतर चलती है। उन्होंने संसद शब्द नहीं लिया, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन शब्द नहीं लिया, उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड शब्द नहीं लिया। अपनी कांग्रेस बनाई, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बनाया, सेनेट बनाई, जुडिशरी अलग बनाई, सेपरेशन ऑफ पावर्स किया जो ब्रिटेन में नहीं था, फेडरेशन किया जो ब्रिटेन में नहीं था। तो एक तरह से एक पैरेलल अल्टरनेटिव सिस्टम बनाया। भारत ऐसा नहीं सोच सकता, लेकिन हम नहीं सोच पाए
क्योंकि उस समय तक हम पर वो विचार इतने हावी थे जो हम वर्षों के अपने कॉलोनियल शासन के दौरान जी रहे थे, तो उन्हें अब बदलने का समय आया है, वो बदलें। और मैंने कहा था ना विद्वान की बात, तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, उसको पैट्रोनेज की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ कुलपति बैठे हो ना बैठे हो, सब कुलपति बैठे हो ना बैठे हो, आप उनकी विद्वत्ता देख रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। उनके लिए किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है और आधिकारिक संस्तुति की आवश्यकता भी नहीं है, वह विद्वान है। और पंडित मैंने क्यों कहा? पंडित किसे कहते हैं? स्कॉलर नहीं, पंडित की परिभाषा है हमारे यहाँ। नहीं जी नहीं, तो कौन कह रहा कर्मकांड? पंडित की मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु, हर पराई स्त्री को माता के समान देखे जो, लोष्टवत परद्रव्येषु, और बाकियों के धन को, संपत्ति को लकड़ी या मिट्टी की तरह देखे। हाँ, मिट्टी की तरह देखे, यानी उसका उसके लिए कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और सब प्राणियों को अपनी भांति देखे। यह पश्यति सह पंडित, जो ऐसा कर सकता है वही पंडित है। तो कभी पंडित कर्मकांडी मात्र नहीं है, पंडित मात्र ज्ञानवान भी नहीं है, जो उस ज्ञान को इतना आत्मसात कर सके। देखिए, फिर इक्वालिटी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर शालीनता पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, फिर नैतिकता पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इन 3 शब्दों में जो 3 उसके विवरण आए हैं चरित्र के, उसमें अपने आप ही मानवता के सबसे उचित मूल्य आ गए। इसको सदैव ध्यान रखें और बनने का प्रयास करें, क्योंकि जो विद्या ग्रहण कर रहा है उसमें पंडित बनने की संभावना अवश्य है। जो विद्यार्थी हैं हमारे पास, वो सब के सब पंडित बन सकते हैं यदि वह इन गुणों को अपने अंदर धारण करें। तो मैं चाहती हूँ हम शिक्षक, हम शिक्षार्थी, हम विद्यार्थी, हम शोधकर्ता, सबके सब इन गुणों को ग्रहण करें। और आप में और गुण होने चाहिए। ये आज मुझे अवसर मिला है, लंबा समय बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ पवन जी ने तो भोजन भी नहीं किया अभी तक। एक ही बार वो भोजन करते हैं और आप सबके भी भोजन का समय अवश्य होगा। तो पर इतना अवश्य कहूँगी, बहुत बार बच्चे सामने से निकलते हैं इस विश्वविद्यालय में। मैं शायद बहुत वर्षों के बाद आई, IITA वॉज अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, तो मैं बहुत वर्षों के बाद एक विश्वविद्यालय में फिर से आई, और बच्चे सामने से निकल जाते हैं, अभिवादन नहीं करते, ना गुड मॉर्निंग, ना नमस्ते, कुछ राम राम, शाम शाम, कुछ भी नहीं। तो आपके विद्यार्थी कहाँ होंगे? आपको शिक्षित कौन कहेगा? शिक्षित कौन है? जिसे यथा योग्य व्यवहार आता है वह शिक्षित है। इसलिए जिसे यथा योग्य अभिवादन भी आता है, और चेहरे भी प्रसन्न दिखने चाहिए। इतने गंभीर क्यों रखते हो? विद्या तो बहुत सेवा करती है, विद्या मुक्त करती है ना। आप तो MA तक पहुंच चुके हो, तो चेहरे पे प्रसन्नता, प्रफुल्लित चेहरे होने चाहिए विद्यार्थियों के। और अगर आपको कोई कष्ट दे रहा है तो बताइए। कष्ट नहीं दे सकती, ये आनंद था, आपने इसे आनंद से ग्रहण किया कि नहीं? है ना? ये बोझ नहीं था आप पर बिल्कुल। आप अगर सच में इसको समझेंगे तो बहुत हल्का महसूस करेंगे कि अरे कहाँ हम बोझ में लग गए थे, कभी भाषा के बोझ में, कभी शब्दों के बोझ में, कभी भावों के बोझ में, कभी व्याख्याओं के बोझ में, और कभी केवल किसके बोझ में थे? जो अब तक आपने सीखा वह ज्ञान था ना, उस ज्ञान का भी बोझ था आप पर। अब उसको अनलर्न करना है, थोड़ा सा उसको भूलना भी है और थोड़ा सा उसको परिमार्जित भी करना है। दोनों करके चले। इन सब बोझ को एक तरफ करके जब आप कक्षा में बैठेंगे ना, या इस तरह के सेमिनार रूम में बैठेंगे, तो देखिए आपको सुनने में कितना आनंद आएगा। और प्रश्न, कौतूहल, जिज्ञासा, इन तीनों के अर्थ भी आप अवश्य समझे होंगे। तो कौतूहल आप में होना चाहिए।
और उसका हमें भी सम्मान करना चाहिए। जिज्ञासा का भी आपके शिक्षकों को अवश्य ही स्वागत करना चाहिए और प्रश्नों का भी करना चाहिए, लेकिन प्रश्न केवल प्रश्न के लिए नहीं होने चाहिए। वाद विवाद विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में नहीं होता, वाद विवाद विद्वानों के बीच में होता है। तो आप संवाद करें, समझें, अवश्य अपनी समस्याएं रखें, उनका समाधान भी खोजें, और आपके शिक्षकों का ये दायित्व भी है कि आप ऐसा करें। आज बहुत ज़्यादा राजनीतिक विज्ञान भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ मैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो दर्शन आपको बताया है, जैसे ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ये सुना है, सुन लिया ना? तो आप ये सब धारण करेंगे ना, क्योंकि आप पशु की तरह तो आचरण नहीं करना चाहेंगे। आप मनुष्य हैं, और मनुष्य जन्म हमारे यहाँ कितनी योनियों के बाद मिलता है, कितने पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। इसलिए आप इस मानव जीवन का आनंद उठाएं, और जो ज्ञान आपने पिछले 3 दिनों में प्राप्त किया है, और वो एक तरफा भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न आपने अवश्य पूछे हैं, तो आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं भी समाप्त होंगी। लेकिन उन पुस्तकों को अवश्य लें, जो रेफरेंसेस आपको संदर्भ भी बताए होंगे पवन जी ने, बहुत से ग्रंथ भी बताए होंगे, उन्हें अगर आप थोड़ा सा अध्ययन आरंभ करेंगे, और पढ़ने और अध्ययन में भी अंतर है। एक हम नॉवेल पढ़ते हैं, है ना, उपन्यास पढ़ते हैं, आराम से बैठ गए, लेट गए, पढ़ रहे हैं, बस आनंद ले रहे हैं उसमें। एक अध्ययन करते हैं हम, थोड़े गंभीर भी होते हैं, तभी मनन करते हैं उसके बाद। और आप तो बहुत कुछ श्रवण भी करते हैं, यूट्यूब है, लेकिन उस ज्ञान को आप अवश्य एक बार फिर से देखिए। जो ज्ञान आपको बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल से मिल रहा है, वो पूर्ण नहीं है, कई बार अनर्थ भी है और गलत भी है, अनुचित भी है, उसके बीच में अंतर करना सीखिए। मैं समझती हूँ कि प्रोफेसर रमेश कुमार जी ने जो यह कार्यशाला रखी यहाँ, यह विचारों की कार्यशाला थी, दर्शन की कार्यशाला थी, राजनीति की कार्यशाला थी, और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को राजनीति से कभी नहीं बचना चाहिए। राजनीति को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। लोकतंत्र में यदि राजनीति को आप खराब मानेंगे, तो आप खराब शासकों का ही चयन करेंगे। इसलिए राजनीति को समझिए और समझाइए, राजनीति को नवीन रूप दीजिए। भारत में राजनीति, राज्य की नीति है, नीति शब्द इसमें छिपा हुआ है, तो नीति तो कभी खराब नहीं हो सकती। जिसमें नैतिकता बनी हुई है, इसके अंदर शामिल है, तो उस नैतिकता को रोकें। आने वाले वर्षों में हमारे शोधार्थी ऐसे शोध लाएं जिससे भारतीय राजनीति विज्ञान, भारतीय राजनीतिक सिद्धांत कुछ अधिक परिपक्व हो, कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी जाएं, कुछ अच्छे विचार और दर्शन सामने आएं, और हम कह सकें कि ये बच्चा या ये बच्ची हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का विद्यार्थी रहा है। ये शुभकामना आपको देते हुए, और पूरे विभाग को, राधा सभी समाज विज्ञानों को एक बार उनका मैं अभिनंदन करते हुए हृदय से अपने प्रिय भ्राता पवन जी का धन्यवाद करती हूँ। इतने समय तक बोलना, और पुस्तक भी नहीं रख रखी थी सामने नहीं, और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, वो ग्रीक भी बोल लेंगे, वो जर्मन तो बड़े आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि जर्मन और संस्कृत तो बहुत ही नजदीक है, आप जानते हैं। इन सब आप भाषाएं भी सीखें, क्योंकि हर भाषा का एक दर्शन होता है, हर भाषा की एक संस्कृति होती है, और हर भाषा की एक पृष्ठभूमि होती है। तो अधिक से अधिक भाषाएं सीखें, लेकिन अपनी मातृभाषा को ना भूलें। आज के बच्चे हिंदी भी नहीं बोल पाते। हम इंटरव्यूज ले रहे हैं, 3 वाक्य वो एक भाषा में नहीं बोल सकते, ना हिंदी में ना अंग्रेजी में। तो कृपया अपनी भाषा भी सशक्त करिए, तभी आपका लेखन भी सशक्त होगा, और फिर आपके विचार भी उसमें से निकल कर आएंगे। इस शुभेच्छा के साथ, और आप सबको पुनः साधुवाद देती हूँ। आप 3 दिन इतने सुंदर कार्यशाला के भाग बने, और इतने सारे विचारों को अपने अंदर समाविष्ट किया।
उनको सार्थक बनाएं और अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।